जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सलवा जुडूम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कौन सी नीतियां चलाई जा रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से फोर्स है जो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नक्सल घटनाएं हैं, है ना, नक्सली हमले हैं, उनके बारे में हम लोग सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज के वीडियो से पेपर में बहुत चांस है कि पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। यहीं से सवाल जो है ना इस टॉपिक से बनते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैं आपको नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में समझा चुका हूँ, वो वीडियो जाके देख लेना। ये सेकंड पार्ट है नक्सलवाद से संबंधित सामान्य ज्ञान का। उसमें मैंने समझाया था आपको कि नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, इसकी जो पार्टी है वो कब गठित हुई। इसके अलावा रेड कॉरिडोर क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप उसको जरूर देखिएगा जो इस आज की वीडियो देख रहे हैं। और आज के वीडियो से तो मैं 99% श्योर हूं कि आज के वीडियो से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाला है। और इसके साथ ये टॉपिक जो है वो मैंने पूरे खत्म करूंगा बोला था, वो खत्म हो जाएगा आज के। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए सबसे पहले हम लोग सलवा जुडूम के बारे में देखते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से पहले जब ये नक्सलवाद से संबंधित कुछ भी चीजें आई हुई हैं तो इसी से टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। सलवा जुडूम क्या है इसको समझते हैं। पहले देखो, सलवा जुडूम का अर्थ जो होता है वो गोंडी भाषा में शांति अभियान होता है। इसको महेंद्र कर्मा ने चालू किया था। और महेंद्र कर्मा ने कैसे चालू किया था तो देखिए 2000 में क्या हुआ था, सन 2000 के आसपास नक्सली गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी छत्तीसगढ़ में। नक्सली लोग क्या करते थे, गांव में जाके गांव वालों को अपने साइड करते थे, गांव वालों को सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ भड़काते थे कि ये जो रोड बिछाना चाह रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल हम आप लोगों का विरोध कर रहे हैं और अगर कोई सरकार का समर्थन करता है तो हम उसको मार देंगे। नक्सली लोग उस गांव वालों को मार देते थे। तो जो गांव वाले रहते थे वो लोग नक्सली और पुलिस वालों के बीच में पिस के रह जाते थे, क्योंकि पुलिस वाले कहते थे कि तुम हमारा साथ दो और नक्सली लोग अगर पुलिस वालों का गांव वाले साथ देते थे तो नक्सली लोग मार देते थे उनको। तो इसलिए गांव वाले बीच में फंसे हुए थे। उनको वहां से उबारने के लिए और गांव वालों का ब्रेन वॉश जो नक्सलियों ने कर दिया था उसको सही दिशा में लाने के लिए महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडूम की शुरुआत की थी। ये सलवा जुडूम क्या था, इसमें क्या करते थे, कुछ इन्होंने 2-3 एजेंडे बनाए। उन्होंने कहा कि हम गांव में जाके, सलवा जुडूम के तहत क्या होता था कि गांव में जाके एक मीटिंग टाइप का लिया जाता था गांव की पंचायत में। उसमें गांव वाले सब लोग उपस्थित रहते थे। उसमें बताया जाता था उन लोगों के कि नक्सली जो है कैसे विकास को रोक रहे हैं, कैसे आप लोगों को पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। नक्सली आप लोगों के लिए सही नहीं है, अंत में वो लोग समाप्त हो जाएंगे, आप लोगों को विकास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये उन लोगों को सीख देते थे। तो उन लोग का ब्रेन वॉश जो कर दिए रहते थे उनको बताते थे कि आपको पुलिस वालों का साथ देना है। पहला स्टेप 2005 में गठित हुआ था ना, 2005 में ये सलवा जुडूम गठित हुआ। तो पहला स्टेप मैंने बताया थी, गांव में सभाएं ली जाती थी। दूसरा इन लोगों का एजेंडा क्या था कि इन लोगों ने एसपीओ गठित किया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर कौन होता था, सलवा जुडूम के तहत ही गठित किया जाता था। ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर लोग क्या करते थे, ये गांव के बीच के ही ऐसे लोग रहते थे जो नक्सलियों से भी वाकिफ थे और गांव के जो जितने रूट है ना जंगल में जितने, उन लोगों को वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग जानते समझते थे। तो क्योंकि वो लोग गांव की समस्याओं को सही तरीके से समझ पाएंगे और नक्सलियों से संबंधित जानकारी पुलिस वालों को दे पाएंगे। और बेसिकली इन लोगों को हथियार दिया गया, इन लोगों को क्या दिया गया, गन वगैरह दिया गया। क्यों दिया गया गन बारूद, ये लोग को थमाया गया क्यों, ताकि ये लोग क्या करें, नक्सली लोग जब गांव वालों को मार रहे हैं तो गांव वालों की रक्षा कर सके ये लोग। तो इन लोगों को क्या बनाया गया, एसपीओ नियुक्त किया गया। अब इसी एसपीओ को कोया कमांडो कहा जाता था। कोया कमांडो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ना। तो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो सलवा जुडूम के तहत नियुक्त किया गया महेंद्र कर्मा के द्वारा, उसी को कोया कमांडो भी कहा जाता था। लेकिन हुआ ये कि 2011 में जो कुछ जो थे मानव अधिकार आयोग के कुछ लोगों ने इस जो सलवा जुडूम है उसके खिलाफ अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि जो एसपीओ है वो ऐसी
चीजें देखी गई कि मानव अधिकारों का हनन होने लगा, कुछ लोगों ने विरोध किया तो एसपीओ लोग मार दिए उसको। तो ऐसा कुछ कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण से, है ना, 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके बाद सलवा जुडुम का जो इम्पैक्ट था वो कम होने लगा। लेकिन अभी भी महेंद्र कर्मा इसके लिए जाने जाते थे, अभी इनका याद किया जाता है उनके लिए, और उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत आधारभूत आंदोलन छेड़ा था जिसको सलवा जुडुम के नाम से जाना जाता है। तो ये सलवा जुडुम की पूरी कहानी है, आप एक बार कहानी समझ जाएंगे तो पेपर आसानी से सवाल को बना पाएंगे। तो गोंडी भाषा में इसका शांति अभियान अर्थ होता है। ये पूरा जो है ये कई बार पूछा है ना। शुरुआत 2005 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। प्रमुख नेता महेंद्र कर्मा थे। अब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इनको समाप्त कर दिया गया, किसको, सलवा जुडुम को। लेकिन उसके बाद क्योंकि महेंद्र कर्मा के कारण नक्सलियों को बहुत हानि झेलनी पड़ी थी, बहुत सारी घटनाओं की जानकारी उनको एसपीओ के माध्यम से पुलिस को मिल जाती थी और नक्सल अभियान हुए, जिसके कारण से 2013 में 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमला में जो सुकमा में हुआ था उसके तहत महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, श्यामाचरण विद्याचरण शुक्ल, इन लोगों को मार दिया गया नक्सलियों के द्वारा। महेंद्र कर्मा बहुत टारगेट में आ गए थे नक्सलियों के। ठीक, तो ये हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीणों को नक्सलियों के विरुद्ध संगठित करना, है ना। तो ये आपको मैं पूरा कहानी इसका बता दिया हूं। कोया कमांडो किसको कहते हैं याद रखना, जो सलवा जुडुम के तहत ही एसपीओ गठित किया गया था ना, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिसको कहते थे, उसी को कोया कमांडो कहा जाता था। और इनका उपयोग नक्सल विरोधी अभियानों में किया गया, मुखबिरी के रूप में प्रयोग करते थे। और अगर कोई नक्सली गांव वालों को मारना चाह रहा है तो कोया कमांडो लोग उनका सहयोग करते थे, गांव वालों का। इनको हथियार भी दिया गया था, बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि कैसे आप, क्योंकि ये मुख्य धारा के पुलिस ऑफिसर नहीं थे ना, ये लोग तो सलवा जुडुम के तहत गठित किया गया था। इन लोग को दूसरे जगह ट्रांसफर वगैरह दिया गया, बाद में खत्म कर दिया गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नक्सल विरोधी बल। तो ये ध्यान रखना, ये भी पेपर में आता है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए कौन कौन से दल का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में, और केंद्रीय स्तर पर भी और छत्तीसगढ़ में स्टेट स्तर पर भी। तो कौन कौन से दल का गठन किया गया? तो स्टेट राज्य के स्तर पर देखते हैं, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इसमें पूछता है, पेपर में आएगा आपका, कूट वाले सवाल में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से दलों का गठन किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन किया गया, डीआरजी जिसको कहते हैं। दूसरा एसटीएफ गठित किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स। मैं ये जो 2 क्लास लिया हूं ना, एक पिछला क्लास है आधे घंटे का होगा, और ये क्लास एक आधे पौन घंटे का देख लेना। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे बाहर नहीं जाएगा सवाल। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा, इसका एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा। ये टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा, कहीं भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो दूसरा क्या है? एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स इसका नाम है। तो ये स्टेट स्तर पर डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है नक्सलवाद से निपटने के लिए। और केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, इससे निपटने के लिए। दूसरा कोबरा बटालियन, वेरी फेमस कोबरा बटालियन कहते हैं जिसको, वो नक्सलवाद से निपटने के लिए। बीएसएफ भी काम करती है इसके लिए, और आईटीबीपी भी काम करती है। तो नक्सलवाद से निपटने के लिए मुख्य रूप से, लेकिन अगर आप देखो तो सीआरपीएफ और कोबरा और डीआरजी और एसटीएफ ये मेन रूप से काम करते हैं। तो ये लोग जो है मुख्य रूप से जो है वो नक्सलवाद से निपटने के लिए गठित किए गए संगठन हैं। नक्सलियों की रणनीति क्या रहती है? नक्सलियों की रणनीति रहती है बारूदी सुरंग, आईईडी। ये लोग क्या करते हैं ना, जब सड़क बनते रहता है तो वहीं पर आईईडी को लगा दिए रहते हैं। अब ये सड़क पे, ये सड़क बन रहा है, उसके नीचे कोई 5 साल पहले आईईडी लगाया है, कोई 10 साल पहले आईईडी लगाया है। और क्या करना रहता है, इसमें एक तार लगा रहता है, एक तार निकले रहता है, ये तार को बस जोड़ना रहता है। कहीं भी इस आईडी को मान लो जमीन के अंदर घुसा दिए हैं, वो एक्टिव नहीं किए हैं उसको ना, वो कभी भी नहीं फूटेगा। क्या करेंगे कि जब मान लो जाए इस सड़क से कोई किसी को मारना है, तो ये सड़क से वो गुजर रहा है, पता चला, तो पता रहता है ये लोगों की कहां कहां आईईडी बिछाए हैं। 2 तार को जोड़ना रहता है, बस 2 तार को जोड़े, भाड़ से फूट जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग, जब सड़क बनते रहता है ना, तो बीच में कई सारे आईईडी सुरंग मतलब लगा के रखे रहते हैं। दूसरा, घात लगाकर हमला करना, जिसको एम्बुश कहते हैं। मतलब ये लोग एम्बुश का हमला करते हैं, मतलब घेर के पूरा जंगल में फोर्स जाते रहते हैं, उनकी निगरानी, उनको समझ में आ जा रहता है कि लोग जाने वाले हैं, पूरा चारों साइड से घेर दिए रहते हैं, एक जगह पे चारों साइड से घेर के धीरे दनादन मारते हैं, और खुद पेड़ के पीछे छुपे रहते, इसलिए पता नहीं चलता कि कहां से गोली आ रही है। जंगल युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब इसी को कहते हैं छुप के वार करना। पुलिस मुखबिरों को निशाना बनाना, मतलब ऐसे लोगों को जो पुलिस को सूचना देते हैं नक्सलियों की, उन लोगों को निशाना बनाते हैं। और सरकारी निर्माण कार्य में बाधा, जैसे रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण नहीं होने देते, क्योंकि रोड का निर्माण, रेलवे ट्रैक का निर्माण होगा तो विकास पहुंचेगा, और रोड के निर्माण होने से आसानी से क्या होंगे, मतलब
जाने बचा पाएंगे, मतलब लोग वहां पर आसानी से एक्सेस हो पाएगा जंगल का। इसलिए सरकार की नीतियां, अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से याद रखें, डॉक्ट्रिन नीति को। सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कुछ नीतियां चालू की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण नीति है समाधान डॉक्ट्रिन। समाधान नक्सल विरोधी रणनीति थी जो 2017 में चालू की गई थी, और उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो थे राजनाथ सिंह। तत्कालीन उस समय 2017 के समय जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? राजनाथ सिंह। तो डॉक्ट्रिन समाधान डॉक्ट्रिन कब चालू किया गया था बोला जाएगा तो 2017 में। और किसके द्वारा चालू किया गया था? तो वो चालू किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। अब यहां पर देखिए समाधान का फुल फॉर्म भी पेपर में आया हुआ है। अब समाधान में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? समाधान में एस का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप मतलब स्मार्ट नेतृत्व, मतलब कोई ऐसा नेतृत्व करता होना चाहिए जो सही दिशा दे सके नक्सलवादी विरोधी नक्सलवाद अभियान को, नक्सलवाद को समाप्त करने वाले अभियान को। ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मतलब आक्रामक रणनीति। ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे नक्सलवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब किया जा सके। तीसरा एम मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, प्रेरणा और प्रशिक्षण, मतलब जो बटालियन इसके लिए काम कर रही है उसको मोटिवेशन भी देना है कि इसके समाप्त करना है इसको करके, और प्रशिक्षण भी देना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अस्त्र शस्त्र दिए जाएं ताकि वो लोग नक्सलियों से लड़ सकें। ए का मतलब होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब कार्यवाही योग्य खुफिया सूचना। ये बहुत जरूरी है। बहुत समय में ऐसा पता चला है, देखो क्या होता था, हमसे ज्यादा जो खुफिया सूचनाएं होती थी वो नक्सलियों की सही हो जाती है, कई बार होती है, तभी तो मैं आपको आगे नक्सली घटनाएं बताऊंगा। वो ही सटीक सूचना होती है उनको, हमको सटीक सूचना नहीं होती थी, और अभी भी यदि नहीं होती है। अभी तो खैर नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया छत्तीसगढ़ को, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी नक्सली घटनाएं हो सकती हो, तो सरकार बोल दी है बस, है ना, तो कि हो सकती है, हो सकती ना भी हो, लेकिन फिर भी क्या होता था कि हमको हमारे पास जो सूचना होती थी वो उतनी एक्चुएट नहीं होती थी। तो कार्यवाही योग्य खुफिया सूचना जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। डी से मतलब डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई एंड केआरए, मतलब क्या होता है? प्रदर्शन आधारित निगरानी, मतलब कितने नक्सलियों को मारा गया, किस अभियान से मारा गया, कितना ग्रोथ हो रहा है नक्सल अभियान में, उसको पूरा क्या किया जाए, एक स्टोर करके सिस्टम में रखा जाए, डैशबोर्ड में रखा जाए, देखा जाए कि क्या कमी आ रही है। एच से होता है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। टेक्नोलॉजी का यूज मतलब ड्रोन का यूज किया जाए, रडार का यूज किया जाए, तमाम तरीके के जो प्रौद्योगिकी हैं उनका उसमें उपयोग किया जाना चाहिए टेक्नोलॉजी का। और ए मतलब एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना, मतलब तेलंगाना के नक्सलियों को समाप्त करने के लिए अलग योजना होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अलग योजना होनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्षेत्र बदलता है तो क्षेत्र के आधार पर योजनाएं भी बदली जानी चाहिए, ताकि नक्सलवाद को सही तरीके से, हर क्षेत्र की अपनी अलग विशिष्टताएं होती हैं और उसमें अलग तरीके से काम करना पड़ता है। सबके लिए एक कॉमन प्लान बना के आप काम नहीं कर सकते, तो सबके लिए क्या करना चाहिए? एक कॉमन कार्य योजना, मतलब अलग से योजना बनानी चाहिए क्षेत्र विशेष। और एन का मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब नक्सली बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको फाइनेंस उपलब्ध हो रहा है, मतलब पैसा उपलब्ध हो रहा है। वो पैसा कौन दे रहा है उनको? जंगल में जाके तो कोई पैसा देगा नहीं, तो कोई नेता ही शामिल होगा, कोई उद्योगपति ही शामिल होगा, कोई व्यक्ति ही शामिल होगा। उस फाइनेंस को रोकना, इसका एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो समाधान का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सही जोड़ी मिलाओ में भी पूछ सकता है और ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये समाधान डॉक्ट्रिन जो थी वो सरकार के द्वारा चलाई गई नीति थी। और कौन सी नीति? आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति। ये नीति कौन सी थी? कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि भाई क्या कर किया जाता था, और इसमें बहुत सारी सफलताएं भी सरकार को हासिल हुई थी। बहुत सारे नक्सली जो अभी भी आत्मसमर्पण करते हैं उनको पैसा दिया जाता है, उनको आवास दिया जाता है, रहने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, रोजगार का ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है और कोई नक्सली मार न दे उन लोगों को, और आवास और सुरक्षा सुविधाएं भी उनको प्रदान की जाती हैं, जिसके कारण हजारों की संख्या में नक्सलियों ने क्या किया है? आत्मसमर्पण किया है। तो इसी को आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का वो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नक्सल अभियान। अब इन नक्सल अभियानों को आप कैसे याद रखेंगे? तो देखो, कितने जवान शहीद हुए वो सब याद रखने का जरूरत नहीं है। मेन क्या पढ़ना है कि कब हुआ ये नक्सली हमला, कहाँ हुआ ये नक्सली हमला, और अभी का जो पैटर्न चल रहा है वर्तमान में, उसके आधार पर इसको ना क्रम से जमाव करके आपको पूछ सकता है। तो वही ये याद रखना कि
सीक्वेंस में जमाव करके पूछेगा आपको, ये को सवाल आएगा देखना। तो यहाँ पे आप पहला नक्सली हमला मैं 2007 से चालू कर रहा हूँ, सलवा जुडूम के चालू होने के बाद से। अब ऐसे नहीं कि 2000 से आप नक्सली, ये भी सफिशियंट है, 2007 से नक्सली हमला पढ़ोगे सफिशियंट है, उसमें भी महत्वपूर्ण नक्सली अभियान को मैंने लिया हुआ है। तो 2007 में रानी बोदली हमला हुआ था। देखो क्रम से जमाव करके ज्यादा चांसेस है ना पूछने का। तो रानी बोदली हमला, रानी बोदली ये दंतेवाड़ा जिला का एक ठो गांव है रानी बोदली, वहां पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। ये लोग मेन टारगेट करते थे पुलिस चौकी को। किसको टारगेट करते थे? पुलिस लोग को मेन। ये लोग, क्योंकि मैं समझाया था पिछली क्लास में आपको नक्सलवाद का उदय कैसा हुआ। वेस्ट बंगाल में जो नक्सलबाड़ी गांव है वहां पर क्या किया, पूंजीवादी लोगों ने जो है मजदूरों पर शोषण किया था, जिसके कारण जिनका साथ पुलिस वालों ने भी दिया, उसके कारण से ये लोग पुलिस वालों से ज्यादा खफा रहते थे। समझ में आया? ये वीडियो पिछला पूरा देखना आप, 2 वीडियो में आपको दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सफिशियंट है एकदम। वो पिछला वीडियो जरूर जाके देखना, यहीं पर वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको, देखना पार्ट 1 लिखा होगा। क्या हुआ था? नक्सलियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और एसपीओ कौन थे? जो सलवा जुडूम के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो थे नियुक्त किए गए थे, जो गांव के बीच से होते थे। इस समय का सबसे बड़ा नक्सली हमला इन लोगों को माना गया था। समझ में आया? ये समय सबसे बड़ा नक्सली हमला था। ये नक्सलियों की बढ़ती शक्ति का संकेत मिला। क्या मिला? बढ़ती शक्ति, क्योंकि नक्सलियों ने हमला किया और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठे कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है नक्सलवाद पर काबू नहीं पा रही है। तो सबसे पहला कौन सा पढ़े हम लोग? रानी बोदली हमला जो 2007 में हुआ था। दूसरा दंतेवाड़ा नरसंहार। दंतेवाड़ा नरसंहार कब हुआ था? 2010 में दंतेवाड़ा में जबरदस्त हमला कर दिया नक्सलियों ने। क्या हुआ? सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम जंगल में अभियान पर थी। ये दोनों टीम जो थी वो जंगल में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अभियान पे गई थी। नक्सलियों को मुखबिरी मिल गई कि ये लोग आने वाले हैं। एम्बुश लगा के नक्सली बैठे थे और इन लोग ने क्या किया? 76 सुरक्षाकर्मी जो थे, जो अलग अलग टीम से थे, कुछ सीआरपीएफ के जवान थे और कुछ लोग राज्य पुलिस से थे, तो उन लोगों को शहीद हो गए थे ये लोग। 76 पुलिसकर्मी 2010 में दंतेवाड़ा में। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक था। इसके बाद नक्सल विरोधी रणनीति में बदलाव किए गए। बहुत सारे कोबरा बटालियन वगैरह बुलाया गया सब लोग को। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 76 जवान शहीद हो गए थे। ये घटना हुई थी 6 अप्रैल 2010 को, जो दंतेवाड़ा जिले में घटित हुई थी। ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। इसके बाद ताड़मेटला हमला। ताड़मेटला हमला भी 2010 में ही हुआ। ताड़मेटला फिर से हमला हुआ उसी साल। ताड़मेटला हमला सुकमा क्षेत्र में, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, इसके पहले वाला ये सुकमा क्षेत्र में हुआ। फिर से नक्सलियों ने सीआरपीएफ दल को हमला कर दिया और कई जवान घायल हुए और यहाँ पर भी शहीद हो गए। महत्व क्या हुआ कि यहाँ पर सुकमा क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील घोषित कर दिया गया। इतने लोग मारे गए। तो ये दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर भारी जबरदस्त नक्सली लोगों का प्रकोप था, क्योंकि ये नक्सली बेसिकली महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से आके यहाँ पे बसे हुए थे। पिछली क्लास में मैं आपको समझाया था इसको। अब चौथा एक झीरम घाटी हमला हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमला। इसी को पेपर में कई बार पूछा है। झीरम घाटी हमला। झीरम घाटी जो है वो सुकमा में है, सुकमा में है। और एक ठो और घाटी है जिसको कहते हैं दरभा घाटी। दरभा घाटी बस्तर में है, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग क्या करना, कंफ्यूज मत होना। दरभा घाटी बस्तर में है, झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में है। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लौट रही थी और महेंद्र कर्मा को मेन टारगेट किए हुए थे नक्सली लोग, क्योंकि महेंद्र कर्मा क्या चलाए थे? सलवा जुडूम। देखो, सलवा जुडूम सही था गलत था अलग बात है। सलवा जुडूम से नक्सलियों को बहुत नुकसान हुआ था, ये बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आधार था, मतलब जो गांव वाला क्षेत्र था ना, वो गांव वाले क्षेत्र से चालू किए थे महेंद्र कर्मा उसको, कि गांव वाले को संगठित करने के लिए एसपीओ बनाए, उसको बहुत सारी चीजें। अब बड़ा अभियान जब चलता है तो कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाती है, लेकिन जो सलवा जुडूम के तहत नक्सलियों को बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए नक्सली जो थे महेंद्र कर्मा के पीछे पड़ गए थे। 25 मई 2013 को उनको यह मौका मिला और परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्होंने उड़ा दिया, पूरा गन से मार दिया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रही थी, काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया और प्रमुख नेता जो थे, है ना, वो महेंद्र कर्मा। बहुत सारे नेता मरे थे, लेकिन प्रमुख नेता की अगर बात करें तो महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला, ये घायल हुए थे। इनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था तो उनका निधन हो गया था विद्याचरण शुक्ला का। तो ये 3 लोग जो थे उसमें मुख्य रूप से मारे गए थे। और ये नक्सली हमला, इसका डेट याद रखना, 25 मई 2013। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमला हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण हमला है। भारत में राजनीतिक नेतृत्व पर सबसे बड़ा नक्सली हमला। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं को इसमें एक साथ मार दिया गया था। तो बहुत बड़ा नक्सली हमला था। ये सबसे ज्यादा बार सीजीपीएससी में पूछा गया झीरम घाटी हमला के बारे में। सुकमा हमला हुआ था 2017 में, उसके बाद फिर से सुकमा आ गए।
सुकमा में हमला हुआ, सड़क निर्माण की सुरक्षा कर रहे सीआरपीएफ जवान पर, वो सड़क निर्माण का काम चल रहा था, वहां पर सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ तो 25 जवान इसमें शहीद हो गए थे। अभी देखो पता 67-68 शहीद होते थे पहले, अभी 25 जवान शहीद हो गए। यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए उन लोगों ने किया था। भिलाई का एक ठेकेदार को भी मार दिए थे, सड़क निर्माण करते थे और ठेकेदार उस क्षेत्र में जो ठेका लेता था ना सड़क का, वो ठेकेदार लोग को नक्सली लोग मार देते थे, इतना दहशत था। उधर ठेका नहीं लेना चाहता था कोई कॉन्ट्रैक्ट सड़क निर्माण का। बुर्कापाल हमला जो हुआ था 2017 में हुआ था, ये भी सुकमा में था बुर्कापाल। अभी देखो मेन जो जितना हमला हो रहा है मुख्य रूप से वो दंतेवाड़ा सुकमा में हो रहा है। सीआरपीएफ दल पर घात लगाकर हमला कर दिया था, इसमें भी 25 जवान शहीद हुए थे। अब ये जो बुर्कापाल हमला है वो यहाँ पर फिर से महसूस हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाया गया। बुर्कापाल हमला के बाद एक 2020 में एक हमला हुआ जिसको मिनपा हमला कहा जाता है। क्या हमला? मिनपा हमला। ये मिनपा सुकमा में था, फिर यहाँ पर मुठभेड़ हुआ और 17 जवान शहीद हो गए इस हमले में, है ना। इस हमले में यहाँ पर महसूस किया गया कि आधुनिक तंत्र को, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को, हमको एडवांस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। नक्सलियों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार है, हमारे पास नहीं है। इसके बाद बीजापुर सुकमा मुठभेड़ हुआ 2021 में, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पे हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है बीजापुर सुकमा मुठभेड़। बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ, सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, 22 जवान शहीद हो गए थे यहाँ पे, और नक्सली नेतृत्व के खिलाफ बड़े अभियान शुरू किए गए। अब जब बार बार हमला होने लगा तो 21 के बाद जो था ना वो नक्सली अभियान बहुत बड़े तरीके से, जोर तोड़ तरीके से सरकार भी घेरे में आने लगी कि इतना दिन हो गया आप नक्सलियों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद बड़े अभियान शुरू किए गए और ऑपरेशन कगार इंट्रोड्यूस किया गया 2024-25 में। बहुत नुकसान हुआ। ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब जो अभियान थे ना, उन्होंने नक्सलियों को बहुत तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये ऑपरेशन कगार था, बहुत चर्चित, हाल के ही वर्षों में सबसे चर्चित नक्सल विरोधी अभियान ये जो था वो ऑपरेशन कगार माना जाता है, जो 2024-25 तक चला था। नक्सलियों को चुन चुन के मारा गया है सब ये ऑपरेशन कगार में। ये बस्तर और दक्षिण बस्तर के नक्सली गढ़ों को समाप्त कर दिया गया। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, यही सब नक्सलियों के मुख्य गढ़ हुए करते थे। तो इनको समाप्त करना और अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा और सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली नेटवर्क को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और विशेषताएं क्या थी? जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स मैंने बताया था, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा, सब लोग मिलके, माने ये जो थे फोर्स थे अलग अलग जगह रहते थे, लेकिन ये लोग सब लोग मिलके जो थे ऑपरेशन कगार को अंजाम दिए। और इसमें क्या हुआ? पूरे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ड्रोन का यूज किया गया, सैटेलाइट निगरानी यूज किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार यूज किए गए, सारा झोंक दिए लोग पूरा। और इसको करने के बाद नक्सलियों को क्या किया गया? आत्मसमर्पण के लिए भी फोर्स किया गया। बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, बहुत से नक्सली नेता मारे गए, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, है ना। और उत्तर बस्तर को नक्सली प्रभावित से मुक्त कर दिया गया इस ऑपरेशन कगार के तहत, उत्तर बस्तर को, है ना। और हिंसा में लगभग 88% की कमी दर्ज की गई, है ना। और ये एक प्रकार से बहुत बड़ी सफलता थी नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कगार के तहत। तो ये था ऑपरेशन कगार। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि अभी वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिले की क्या स्थिति है। अब तो देखो 31 मार्च 2026, याद रखना, जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने क्या बोलते हैं कि कहा था कि 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 से छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। और हमारे गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं विजय शर्मा, वो गए थे क्या बोलते हैं 31 मार्च के बाद वहां पे घूमने के लिए, सुबह ये दिखाने के लिए कि बताने के लिए भैया हम वो नक्सली उक्सली सब खत्म हो गया। 31 मार्च की 1 अप्रैल को गए थे वो, ठीक है। तो कहा जा रहा है ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि जो है वर्तमान में पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त घोषित हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास जो एविडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है नक्सल प्रभावित जिलों से संबंधित, ये जारी किया गया है लास्ट 27 मार्च 2026 को। ये वाला डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यहाँ पर LWE जो एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, तो यहां पर छत्तीसगढ़ के केवल एक जिला मतलब बीजापुर जिला को यहां पर LWE
ये पूरा क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। LWE है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। LWE का फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब एक तरीके से कह लो नक्सलवाद प्रभावित जिला, उसमें बीजापुर बस एक ठोक को शामिल किया गया है इसमें। ये हाल ही का डॉक्यूमेंट है मार्च 2026 का। तो यहां पर केवल एक जिला बीजापुर को शामिल किया गया है। अब इस सूची में भी ना कई सारे कैटेगरी हैं। तो एक LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, एक कैटेगरी इसमें बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, जिसमें चिंताग्रस्त जिले, नक्सलवाद से संबंधित चिंताग्रस्त जिले, तो उसके लिए बनाया गया है छत्तीसगढ़ का एक जिला गठित किया गया है कांकेर को। समझ में आया? तो LWE एलोकेटेड बोलेगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, तो एक ठो है बीजापुर। और अगर आपको बोलते डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के अंतर्गत, तो एक ठो जिला है कांकेर। और एक कैटेगरी और बनाई गई है, जो कैटेगरी है लिगेसी एंड थ्रस्ट, LNT डिस्ट्रिक्ट्स जिसको कहा जाता है। LNT डिस्ट्रिक्ट्स में छत्तीसगढ़ के 11 जिले को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के कितने? LNT में 11। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अगर कहीं बोल दिया तो एक बीजापुर है ना, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न बोल दिया तो एक तो है कांकेर। और अगर कहीं बोल दिया कि लिगेसी एंड थ्रस्ट, तो इसमें कितने जिले हैं? 11। तो ये याद रखना, इसमें बीजापुर, इसमें कांकेर और इसमें 11 गो जिला है। अब 11 ठो कौन कौन सा है? तो इसमें बस्तर भी आ जाता है, नारायणपुर, धमतरी, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोंडागांव, राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये सब जो आ जाता है वो LNT डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है 11 ठो में। अभी सरकार जो है वो और अगर कहीं इसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट जारी करती है ऑफिशियल आधिकारिक रूप से, तो मैं आपको सब बता दूंगा, उसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है हमारे लिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ओरली जो है वो उसको मुक्त घोषित कर चुकी है, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से। आगे देखते हैं क्या होता है। कर्रे गुट्टा पहाड़ी अभियान के बारे में एक और पढ़ लीजिए, जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कर्रे गुट्टा पहाड़ी अभियान जो है वो 2025 का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान माना जाता है, जो हाल ही में 2025 में किया गया था। ये कर्रे गुट्टा हिल्स में चलाया गया था। ये बीजापुर में कर्रे गुट्टा हिल था, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना की सीमा पर इस पर बहुत बड़ा नक्सली अभियान चलाया गया था। लंबे समय से माओवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। जबरदस्त तरीके से हमारे जवानों ने उनको पूरा नक्सलियों को ध्वस्त कर दिया। 21 अप्रैल से ये 2025 से 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों का ये अभियान चला था। और इसमें जबरदस्त उपलब्धि हमारे जवानों को मिली थी कि 31 माओवादी इसमें मारे गए थे, 16 महिला माओवादी भी शामिल थी, 450 से अधिक IED इसमें बरामद किए गए थे। तो ये अभियान एक 2025 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित अभियान भी साबित हुआ था। तो ये था आपका 2025 का कर्रे गुट्टा पहाड़ी अभियान। इसके बाद आप देखोगे कि और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। अभी वर्तमान में नक्सली जो प्रमुख नेता थे हिडमा, उसको भी मार दिया गया था। और उसके बाद 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पूरी तरीके से मैंने समझा दी है। एक पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने नक्सलवाद का ओरिजिन कैसे हुआ था, नक्सलवाद शुरुआत कैसे हुआ था, वो शब्द कहाँ से आया था, उसके बारे में मैंने समझाया था। रेड कॉरिडोर क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। और आज की क्लास में पूरा नक्सल विरोधी अभियान, कौन कौन सा फोर्स काम करता है, सरकार के द्वारा क्या अभियान चलाया गया, सलवा जुडूम क्या था, उसकी पूरी कहानी आपको समझा दी है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अगला MCQ का क्लास चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।